हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विद डी चैनल में। आज हम विजन आईएएस की 7th टेस्ट सीरीज का दोस्तों ये सेकंड पार्ट देखेंगे और हर क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सके। और बीच बीच हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि आप किसी भी तरह से बोल ना हो सके और जो क्वेश्चन आप पढ़े वो आपको ज़्यादा देर तक याद हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और दोस्तों वीडियो कृपया अंत तक जरूर देखें क्योंकि ट्रिक बीच बीच में आती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि आरबीआई द्वारा अवरुद्धता यानी कि स्टरलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह बाह्य आघातों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के भंडार को स्थिर करने के लिए किया जाता है। दूसरा दिया है कि आरबीआई की कुल आरक्षित निधियां और जमाएं अवरुद्धता अभ्यास से पूर्व और पश्चात अपरिवर्तित रहती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब इसमें शब्द आया है अवरुद्धता। अवरुद्धता क्या कहलाता है? तो अवरुद्धता वह मौद्रिक कार्रवाई कहलाती है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति में पूंजी के अंतर और बाहर के प्रवाह को सीमित करने का प्रयास करती है। और इसमें दोस्तों पहला दिया है कि यह बाह्य आघातों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के भंडार को स्थिर करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि आरबीआई की कुल आरक्षित निधियां और जमाएं अवरुद्धता अभ्यास से पूर्व और पश्चात अपरिवर्तित रहती हैं। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो आरबीआई के पास होती है ये दोस्तों एक जमा पूंजी के रूप में होती है जो कि उनके पास अपरिवर्तित रहती है, ये परिवर्तित नहीं होती दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एक और दो दोनों। तो अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बुद्ध के जीवन में कुशीनगर का क्या महत्व है? ए, यह उनकी जन्मभूमि थी। बी, उन्होंने यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। सी, उन्होंने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। और डी है यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनमें से दोस्तों आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। कुशीनगर जो था ये बौद्ध सर्किट का एक हिस्सा भी था क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे क्या दोस्तों किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अपन इन सभी को ट्रिक से कैसे याद करेंगे। और इसमें पहला दिया कि यह उनकी जन्मभूमि, तो जन्मभूमि उनकी क्या थी दोस्तों? वो थी उनकी लुम्बिनी थी, किनकी? गौतम बुद्ध की थी दोस्तों। और अब अपन देखिए जो इसमें दोस्तों दिया है कि उन्होंने यहाँ अपना पहला उपदेश, तो उन्होंने पहला जो अपना उपदेश दिया था वो दिया था दोस्तों उन्होंने कहाँ पे? वाराणसी में दिया था दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें चौथा है कि वह स्थान जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो ज्ञान प्राप्त उन्होंने कहाँ किया था दोस्तों? बिहार के बोध गया स्थल में उन्होंने एक वृक्ष था उसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि बोध गया में गया था। बोध गया जो है वहां पे उन्होंने क्या किया था दोस्तों? ज्ञान प्राप्त किया था। तो अब देखिए दोस्तों अपन इन सभी को ट्रिक से याद कैसे करेंगे। देखिए पहले में आया है उनकी जन्मभूमि जो थी लुम्बिनी थी, तो वो कैसे दोस्तों? देखिए गौतम बुद्ध, गौतम जो होते कैसे, कौन है? पंडित लोग होते हैं। गौतम कौन होते हैं? पंडित होते हैं। तो पंडित कैसे होते? जन्म, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों? जन्म भूमि। तो जन्म से ही क्या होते हैं? बहुत लोभी होते हैं, लोभनीय होते हैं, यानी कि लुम्बिनी होते हैं। जो गौतम यानी कि पंडित, पंडित कैसे होते हैं? जन्म से लोभी होते हैं यानी कि लुम्बिनी होते हैं। और दोस्तों जो इसमें बी नंबर है कि उन्होंने यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो देखिए कुशीनगर, तो कुशीनगर को अपन कैसे याद करेंगे? कुशी यानी कि खुशी वाला नगर है, इसीलिए तो वहाँ महापरिनिर्माण को बहुत निर्माण करने गए थे, खुशी से वो वहाँ पे निर्माण करने गए थे, यानी कि महापरिनिर्माण हो जाएगा। अपन देखें दोस्तों जो सी नंबर है कि उन्होंने अपना यहाँ पहला उपदेश दिया था, तो वो दिया था दोस्तों वाराणसी। क्यों? क्योंकि वाराणसी जो है वो वहां पे बार बार जाओगे तब भी वहां पे 80 ही मिलेंगे, इसलिए उन्होंने अपना पहला उपदेश दे दिया था ताकि वहां पे हमेशा कोई भी जाएगा हमेशा उनको क्या मिलेंगे? 80 रुपए ही मिलेंगे। वाराणसी में 80 रुपए ही मिलेंगे। और अब अपन देखिए कि जो चौथा है कि वह स्थान जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो गया था दोस्तों बोध गया। तो दोस्तों जो बौद्ध गौतम बुद्ध है, जो पंडित लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? उनको बोध ही नहीं लगता, यानी कि जैसे वो ज्ञान प्राप्त करते तो उनको बोध नहीं लगता कि अरे थोड़ा सा और हमको ज्ञान मिल जाता तो थोड़ा और अच्छा रहता है। जो पंडित होते हैं वो कैसे? लोभनी होते हैं जन्म से ही, है ना। तो उनको क्या होता है कि जैसे वो ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो उनको बोध नहीं लगता कि बोध, जैसे वो वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए तो उनको बोध नहीं लगा, यानी बोध गया लेकिन उनको प्राप्त नहीं लगा। तो बोध जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया लेकिन उसको बोध नहीं लगा, यानी कि बोध गया हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको इसके चारों ऑब्जेक्टिव याद हो गए होंगे दोस्तों यदि आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा कारा सागर जो है निम्नलिखित में से किस महासागर का भाग है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी हिंद महासागर। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो कारा सागर है ये दोस्तों क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ था। दोस्तों जो कारा सागर है ये रूस में जो एक
जो आर्कटिक है वहां पे स्थित जो है विद्युत संयंत्र है दोस्तों ये। और हाल ही में हुआ क्या था दोस्तों, इसमें 20,000 टन जो था उसका तेल रिसा हुआ था, इस कारण ये चर्चा में आया था। और दोस्तों ये है कहाँ पे अवस्थित, तो ये दोस्तों देखिए किस महासागर में स्थित है, तो दोस्तों ये है अटलांटिक महासागर, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में भी हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अब अपन चलते क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक संपत्तियां प्रतिलिपि अधिकार द्वारा संरक्षित है। पहला साहित्यिक कृतियां, दूसरा संगीतात्मक कृतियां, तीसरा फिल्म निर्माण की विधियां और चौथा रंगमंच प्रदर्शन का कथानक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो आया है कि बौद्ध संपत्तियां जो प्राप्त लिपि अधिकार है, ये दोस्तों इनके में बताना है कि ये क्या प्राप्त लिपि का मतलब होता है दोस्तों कॉपी राइट, यानी कि CR, यानी कि जो कॉपीराइट आता है वो कहलाता है दोस्तों प्रतिलिपि अधिकार, यानी हिंदी नाम है कॉपीराइट का प्रतिलिपि अधिकार। तो प्रतिलिपि अधिकार दोस्तों ये क्यों किया जाता है दोस्तों, ये इसलिए किया जाता है कि जो कंटेंट आदमी बनाए तो वो उसका सुरक्षित हो सके, यानी कि वो दूसरा व्यक्ति उसका यूज ना कर सके। तो अब अपन देखिए जो साहित्यिक है ये बिल्कुल सही है, संगीतात्मक है ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों जो फिल्म निर्माण की विधियां हैं ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि फिल्म निर्माण यानी कि जब अपन कोई भी फिल्म बनाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं आता, क्योंकि वो एक नया कंटेंट है दोस्तों, इसलिए जो तीसरा है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और रंगमंच प्रदर्शन का कथानक जो होता है वो भी दोस्तों हो सकता है कि जो पुराना हो वो भी हो, तो इसलिए उसमें कॉपीराइट आ सकता है। तो पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और अब अपन चलते क्वेश्चन में नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन में 55 है कि राजकोष बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि राजकोष बिल छूट पर जारी की जाने वाली शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं। दूसरा, राजकोष बिलों को केंद्र सरकार न कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा है कि राजकोष बिल सामान्यतः 10 वर्ष की औसत परिपक्वता वाली दीर्घकालिक प्रतिभूतियां हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो राजकोषीय बिल आया है दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों, राजकोषीय बिल एक ऐसा मुद्रा का साधन होता है जो अल्पकालिक ऋण साधन होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और वर्तमान में इसकी 3 अवधियां होती है दोस्तों, एक 91 दिन में इसको जारी किया जाता है, एक 182 दिन में जारी किया जाता है और एक 364 दिन में दोस्तों जारी किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें जो तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव दिया है कि राजकोषीय बिल सामान्यतः 10 वर्ष की औसत परिपक्वता वाली दीर्घकालिक प्रतिभूतियां हैं, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अब अपन देखिए इसमें, और दोस्तों पहला जो दिया है कि राजकोषीय बिल जो है छूट पर जारी की जाने वाली शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो दूसरा दिया कि राजकोष बिल को केंद्र सरकार ना कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही। हालांकि इसमें आया राजकोष, तो इससे ये आपको संबंध इसका ये नहीं लगाना कि ये राज्य सरकार जो है वो जारी करेगी, क्योंकि इसमें राज्य शब्द आया नहीं कि, तो इसका उल्टा आप याद करना कि जो राज्य कोष होगा तो वो केंद्र जारी किया करेगा, ना कि राज्य जारी किया करेगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते क्वेश्चन में नेक्स्ट, क्वेश्चन में 56 है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी कि MEP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि MEP वह मूल्य है जिसके नीचे निर्यातक को भारत से वस्तु का निर्यात करने की अनुमति नहीं है। दूसरा है कि MEP के संबंध में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो न्यूनतम निर्यात मूल्य है ये दोस्तों क्या है, तो यह वह मूल्य होता है जिसके नीचे निर्यातक को भारत से वस्तु का निर्यात करने की अनुमति नहीं है दोस्तों। यानी कि पहला बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा है कि MEP के संबंध में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि MEP के संबंध में जो दोस्तों निर्णय होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा दोस्तों। और अब अपन देखिए जो MEP है दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी वस्तु आती है। इसमें दोस्तों जैसे कि आलू, प्याज, खाद्य तेल इत्यादि आती हैं, जिससे कि इसमें जो है वस्तु जो कम से कम हो, यानी कि उससे अधिक इसमें जो वस्तु का मूल्य वो ना किया जा सके दोस्तों। यानी कि मान के चलो कोई प्याज मान के चलो 20 रुपए किलो है, और अपन को यदि वो निर्यात करनी है तो वो कोई यदि 30 किलो में निर्यात करता है तो वो नहीं कर सकता दोस्तों निर्यात, इसलिए ये न्यूनतम निर्यात मूल्य लाया गया। अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन में नेक्स्ट, क्वेश्चन में 57 है कि नई आर्थिक नीति यानी कि NEP 1991 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद श्रेणी या श्रेणियां उद्योग लाइसेंस से मुक्त की गई थी। पहला है एरोस्पेस, दूसरा रक्षा, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स और चौथा जूट उद्योग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ए केवल 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो लाइसेंस है इससे जो मुक्त कर दी गई वो कौन कौन से दोस्तों। एरोस्पेस बिल्कुल नहीं है दोस्तों, रक्षा भी बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है ये भी बिल्कुल नहीं है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 केवल 4 है इसका सही आंसर। कि जूट उद्योग है इसको बस जो है लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग आए और जूट उद्योग खोलें दोस्तों। 58 है कि नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल यानी कि निधि कभी कभी सुर्खियों में रहती है। इस पहल का उद्देश्य है ए पाठ्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सभी शैक्षिक संस्थानों को सशक्त बनाना, बी इसरो के लिए नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भाग लेने और विकसित करने के लिए निजी अभिकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, सी विचारों और नवाचारों यानी ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी चलित का सफल स्टार्टअप में पोषण करना, डी मेक इन इंडिया पहल के एक भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसमें आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखिए दोस्तों इसमें जो पहला आया कि पाठ्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाना, तो ये दोस्तों निधि के अंदर ना होकर दोस्तों ये स्टार्टअप्स इंडिया जो है उसके अंदर किया गया है दोस्तों। जो इसमें दूसरा है कि इसरो के लिए नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भाग लेने और विकसित करने के लिए निजी अभिकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, तो ये भी निधि में नहीं दोस्तों। ये आता है दोस्तों इन स्पेस और NISL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अंदर दोस्तों आता है, ना कि निधि के अंदर आता है दोस्तों। और इसमें जो तीसरा दिया कि दोस्तों विचारों और नवाचार यानी ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी चलित का सफल स्टार्टअप में पोषण करना, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। और दोस्तों इसमें जो डी नंबर आया कि मेक इन इंडिया पहल के एक भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों आत्मनिर्भरता जो है मेक इन इंडिया में निधि का किसी प्रकार से जो वर्णन वो नहीं किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में 59 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मंगोलियाई कंजूर है। ए भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास, बी भारत और मंगोलिया के बीच अंतरिक्ष सहयोग और आपदा प्रबंधन के लिए पहल, सी मंगोलिया की महत्वपूर्ण बौद्ध पांडुलिपि, डी गोबी मरुस्थल में सोलर फार्म का विकास करने की मंगोलियाई पहल। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब हम देखिए दोस्तों कि इसमें जो मंगोलियाई कंजूर है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है। दोस्तों कंजूर का मतलब होता है संक्षिप्त संदेश देना दोस्तों। पहला दिया ए नंबर है कि भारत और मंगोलिया के बीच सेना अभ्यास है, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि भारत और मंगोलिया के बीच अंतरिक्ष सहयोग और आपदा प्रबंधन के लिए पहले, तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी कि ये जो है दोस्तों मंगोलिया की महत्वपूर्ण बौद्धिक पांडुलिपि है। तो अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर विचार कीजिए। व्यवसाय चक्र के उतार चढ़ाव के कारण होने के बजाय इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की संरचना में मूलभूत परिवर्तन के कारण होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी श्रम बाजार में कुछ कौशलों की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को संदर्भित किया जा रहा है। ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी घर्षण जनित बेरोजगारी, सी संस्थागत बेरोजगारी और डी मौसमी बेरोजगारी। तो इन्हें तो दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका यानी कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि संरचनात्मक बेरोजगारी है। और अब अपन देखिए इसमें जो दोस्तों घर्षण जनित बेरोजगारी ये क्या है दोस्तों। जो घर्षण जनित बेरोजगारी उससे उसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब एक नौकरी से बाहर जाता है तो उसके अलग अलग कारणों से वो दूसरे रोजगार की तलाश करता है और इस बीच में उसको बीच में जो होना पड़ता है दोस्तों उसको खाली रहना पड़ता है। जो खाली रहता है दोस्तों वो यहाँ से वहाँ जो घिसता रहता है उसी को कहते हैं दोस्तों घर्षण जनित बेरोजगारी। और दोस्तों जो इसमें तीसरा है सी नंबर है कि संस्थागत बेरोजगारी। तो दोस्तों संस्थागत बेरोजगारी वह संस्था कहलाती है जो उच्चतम न्यूनतम मजदूरी कानून और संघ बनाने की उच्च दर से संबंधित होती है। और दोस्तों इसमें जो मौसमी बेरोजगारी है ये दोस्तों ऐसा यानी कि एक ऐसा बेरोजगारी होती है जिसमें मौसम के अनुसार, जैसे कि कृषि हो गया, कृषि एक मौसम के अनुसार आती है, फिर उसके बाद बीच में दोस्तों बेरोजगार जो किसान होते हैं वो बेरोजगार रहते हैं। और जैसे कि अपन देखें कि कैटरिंग हो गया, होटल हो गया, इसमें भी हमेशा काम नहीं रहता दोस्तों, यानी कि एक मौसम के अनुसार इसमें काम आता है दोस्तों। यानी कि इसके आपको 4 ऑब्जेक्टिव दोस्तों पता चल गए होंगे। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में एक फर्म की माल सूची यानी कि इन्वेंटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया इसमें अविकृत तैयार माल का स्टॉक सम्मिलित है लेकिन कच्चा माल नहीं, जिसे फर्म 1 वर्ष से लेकर अगले वर्ष ले जा सकती है। दूसरा है कि 1 वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची के मूल्य में वृद्धि को फर्म द्वारा किया गया निवेश
व्यय माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है इसके संदर्भ में बताना है। जो दोस्तों इसमें पहले दिया कि इसमें अविकृत तैयार माल का स्टॉक जो होता है वो सम्मिलित किया जाता है, लेकिन कच्चा माल नहीं इसमें रखा जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें कच्चा माल और जो अविकृत तैयार माल होता है उसी को रखा जाता है, जिसे फर्म एक वर्ष के लिए तक या अगले वर्ष तक ले जा सकती है। और दोस्तों इसमें जो दूसरा है कि एक वर्ष, यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि एक वर्ष के दौरान फर्म की महासूची के मूल्य में वृद्धि को फर्म द्वारा किया गया निवेश व्यय माना जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में बी केवल 2 हो जाएगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर यानी कि MCLR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह बैंक की वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वह सामान्य रूप से उधार नहीं दे सकता है। दूसरा कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तीन से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही। तो अब हम देखिए दोस्तों कि जो सीमांत निधि लागत है इसके संदर्भ में बताना है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों पहला दिया कि यह बैंक की वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वह सामान्य रूप से उधार नहीं दे सकता, ये दोस्तों बिल्कुल सही है कि इसका पहला सही। और दूसरा जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर निर्धारित किया जाता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर एक केवल एक हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रयोग संयंत्र जो है यानी कि ITER के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह परमाणु विघटन अभिक्रिया ऊर्जा परियोजना है। दूसरा है कि भारत इस अनुसंधान परियोजना का सदस्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही। तो अब हम देखिए जो अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रयोग संयंत्र ये दोस्तों बताना है। तो ये एक ऐसा संयंत्र जिसमें परमाणु जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर क्रिया करता है और ऊर्जा परियोजना पर निर्भर रहता है और ऊर्जा परियोजना जो है उस पर कार्य करता है। यानी कि दोस्तों इसमें जो विखंडन है ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये विखंडन न होकर दोस्तों संलयन में करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य और तारे होते हैं दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा अपने से ऊर्जा वो क्या करते हैं दोस्तों, इकट्ठे कर करके H+ कर करके दोस्तों वो अपने से ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। उसी प्रकार ये जो ऊर्जा है दोस्तों ये भी इसी प्रकार है कि ये अपने से एक बार इसको ऊर्जा देने पर ये अपने से ऊर्जा उत्सर्जित करती जाएगी। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि भारत इस अनुसंधान परियोजना का सदस्य है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हैं? ए तरल, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा गैस, चौथा बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से दोस्तों बताना कि कौन सी पदार्थ की जो है वो अवस्था है। तो दोस्तों इसमें देखिए कि तरल, प्लाज्मा, गैस और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी, और इसके साथ जो है दोस्तों एक ठोस है वो भी इसकी तरल अवस्था। यानी कि दोस्तों पदार्थ की जो है वो 5 अवस्थाएं अब मानी जाती हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। प्लाज्मा जो है दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था है, और ये जो होती है दोस्तों सूर्य और तारे जो होते हैं उसके यानी केंद्र में जो घटित होता है। और दोस्तों इसमें होता क्या है कि गैसों को यदि उच्च तापमान पर यदि गर्म करते हैं तो प्लाज्मा जो होता है उसका निर्माण होता है। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है दोस्तों ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, और इसको सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1920 में खोजा गया था। इसलिए इसका नाम दोस्तों इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया कि बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया है। और अब अपन देखिए दोस्तों जो बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट है दोस्तों इसका उपयोग क्या है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उपयोग है अंतरिक्ष यान जो है उसके नेविगेशन में इसका सबसे बड़ा उपयोग है। इसलिए ये जो है पदार्थ की जो है वो अवस्था में अब इसको सम्मिलित किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सुर्खी में रहा G4 वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़ा है? ए स्वाइन फ्लू, बी एड्स, सी कोविड-19 और डी डेंगू। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि जो G4 वायरस है वो दोस्तों किससे सम्मिलित है। दोस्तों अब हम देखिए जो दोस्तों जी वायरस है ये चीन में फैलने वाला सुअरों में एक स्वाइन फ्लू जैसा एक वायरस है जो कि सुअरों में फैल जाता है, और यदि सुअर को यदि लोग खाएंगे तो फिर लोगों में भी वो फैल जाएगा। और वो कैसे फैलता है दोस्तों, वो छींक आती है या फिर कोई मिलते हैं तो इस प्रकार से वो फैल जाता है दोस्तों, स्वाइन फ्लू के रूप में फैल जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए स्वाइन फ्लू हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा पद नियोवाइज है। ए एक उपग्रह रोधी प्रणाली, बी
हाल ही में देखा गया एक धूमकेतु जो लगभग 6800 वर्षों के बाद पृथ्वी पर पुनः आएगा। सी, साइबर हमले से निपटने हेतु एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, मालवेयर यानी दोस्तों होता है जो हमला होता है, यानी कि जो वायरस होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों मालवेयर। और डी नंबर जो है एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। तो ये दोस्तों इनमें से बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो नियोवाइज है ये क्या कहलाता है दोस्तों। नियोवाइज एक प्रकार से हाल ही में जो अभी देखा गया वो धूमकेतु है जो कि लगभग 6800 वर्षों के बाद पृथ्वी पर पुनः आएगा। अब दोस्तों ऐसा अनुमान क्यों लगाया जाता है कि 68 वर्ष के बाद ही आएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों क्या होता है कि अपना जो एक चक्कर होता है वो 6800 वर्षों के बाद एक चक्कर ये पूरा करता है। और हाल ही में अभी ये जो हुआ था पृथ्वी के नजदीक से ये गुजरा था। पृथ्वी से नजदीक से यदि अपन देखें तो ये समथिंग उस समय जो दूरी थी दोस्तों वो 6400 मिलियन किलोमीटर दूर थी दूरी, और वहां से ये दोस्तों गुजरते हुए देखा गया था। इसलिए इसको नाम जो है वो दोस्तों नियोवाइज का रखा गया। और नियोवाइज यानी कि धूमकेतु जो होते हैं दोस्तों वो होते कैसे, वो गंदे बर्फ के गोले की तरह होते हैं दोस्तों जो धूमकेतु होते हैं, और चट्टानों से वो निर्मित होते हैं दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो गया आंसर में बी कि हाल ही में देखा गया एक धूमकेतु है जो लगभग 6800 वर्षों के बाद पृथ्वी पर पुनः आएगा दोस्तों, क्योंकि 6800 वर्षों के बाद ये अपना पूरा चक्कर लगाता है। तो अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। एक पहला दिया है कि यह किसी विशेष वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का कुल योग है। दूसरा है कि वस्तु विनिमय जैसे गैर मौद्रिक विनिमय को जीडीपी के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तीसरा दिया कि जीडीपी में वृद्धि यह दर्शाती है कि देश के सभी निवासी अतीत की तुलना में आज बेहतर स्थिति में है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1 और 3। तो इसमें से बताना है दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके संदर्भ में बताना है। यह किसी विशेष वर्ष में, पहला जो दिया है दोस्तों यह किसी विशेष वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर निर्मित वस्तु और सेवाओं के मूल्य का कुल योग है, ये दोस्तों बिल्कुल सही। और दोस्तों दूसरा दिया कि वस्तु विनिमय जिससे गैर मौद्रिक विनिमय को जीडीपी के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि बिना वस्तु जो है उसको बिल्कुल नहीं किया गया दोस्तों। बिना वस्तु यानी कि कहने का मतलब है कि, और गैर मौद्रिक यानी कि जिसका मूल्य के रूप में उसका उपयोग नहीं किया जाता। वस्तु बिना मतलब कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु देना, यानी कि हल्दी के बदले तेल देना या फिर तेल के बदले गुड़ देना, ये कहलाता है दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का मूल्य जो है यानी कि रुपए है उसका उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि बिल्कुल सही, उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा जीडीपी में, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ उसी को सम्मिलित किया जाता है जिसका जो आदान प्रदान होता है उसको रुपए से किया जाता है या फिर डॉलर यानी कि मुद्रा से उसका आदान प्रदान किया जाता है दोस्तों, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें तीसरा दिया कि दूसरा सही है, और जो दोस्तों यानी कि दोस्तों पहला सही है, दूसरा सही है, और तीसरा है कि जीडीपी में वृद्धि यह दर्शाती है कि देश के सभी निवासी अतीत की तुलना में आज बेहतर स्थिति में, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसको देखिए अपन उदाहरण से कैसे समझते हैं कि गलत कैसे है। मान लीजिए कि वर्ष 2000 में एक काल्पनिक देश है कि जिसमें 100 व्यक्ति हैं दोस्तों, और 100 व्यक्ति जो होते हैं 10 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं उनके, तो दोस्तों इसकी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी दोस्तों। और अब मान लेते हैं कि अब 2001 में क्या होता है, ये दोस्तों 2000 सन की बात है, और 2001 में दोस्तों मान लेते हैं कि उसमें से जो 90 व्यक्ति जो है वो 9 रुपए उनकी प्रति व्यक्ति आय है, और मान लेते हैं कि जो 10 व्यक्ति हैं उनके प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 20 रुपए। तो अब देखते हैं इसमें जो इनमें होता है कि इसमें तो हो जाएगा 810 रुपये हो जाएगा, और जो 10 व्यक्ति के दोस्तों 200 रुपये हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें यानी कि 1010 रुपये हो जाएगा टोटल इसका इनकम, यानी कि इसमें 1010 हुआ है और इसमें 1000 यानी कि इसमें वृद्धि तो हुई है, लेकिन दोस्तों कब हुई कि जब 90 लोगों ने अपनी आय कम की और मात्र 10 लोगों ने ही इसे अपना फुल यानी कि 100% इसमें दिया, क्योंकि पहले 10 रुपये कमाते थे अब 20% कमाने लगे, यानी कि 100% से भी अधिक, यानी कि डबल इनकम हुई उनकी केवल 10 लोगों की। यानी कि दोस्तों इस प्रकार अपन नहीं कह सकते कि देश के सभी निवासी अतीत की तुलना में बेहतर स्थिति होती है यदि जीडीपी में वृद्धि होती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका जो दूसरा वाला है, यानी कि दोस्तों इसका तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आंसर नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी मुद्रा स्फीति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। इस संदर्भ में अर्थव्यवस्था में अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए एमपीसी द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की जा सकती है। पहला, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर में वृद्धि। दूसरा, बैंक दर में वृद्धि। तीसरा, रिवर्स रेपो दर में कमी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ए नंबर दिया है कि केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही। तो अब अपन देखें दोस्तों, इसमें मुद्रास्फीति और अपस्फीति शब्द है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि, और अपस्फीति का मतलब होता है कमी। यानी कि दोस्तों इसमें अपस्फीति को नियंत्रित करना है, यानी कि कमी करनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों इसमें जो पहला है कि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करनी पड़ेगी, ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा दिया कि बैंक दर में वृद्धि करनी पड़ेगी, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि रिवर्स रेपो दर में कमी करनी पड़ेगी, ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हो जाएगा आंसर में बी, केवल 3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें शब्द आया है अपस्फीति, और अपस्फीति होता है कमी, यानी कि आपको सिर्फ दोस्तों उसमें कमी ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मिश्रित वित्त पोषण संदर्भित करता है। ए, एक प्रकार का वित्त पोषण जिसमें व्यवसाय तृतीय पक्ष को प्राप्त अपना लेखा छूट पर बेचता है। बी, किसी व्यक्ति द्वारा नए और लघु व्यवसाय उद्यमों में वित्त पोषण। सी, ऋण और इक्विटी वित्त पोषण का संस्करण जो ऋणदाता को इक्विटी ब्याज में परिवर्तित करने का अधिकार देता है। डी, केंद्रीय बैंकों से जरूरतमंद सरकारों का वित्त पोषण। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, इसमें आया मिश्रित वित्त पोषण। तो मिश्रित वित्त पोषण मतलब कि दोस्तों इक्विटी, यानी कि दोनों में एक समान होना। यानी कि दोस्तों इसमें आ जाएगा आंसर नंबर इसका सी, बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऋण और इक्विटी वित्त पोषण का संकलन जो ऋणदाता को इक्विटी ब्याज में परिवर्तित करने का अधिकार देता है। यानी कि दोस्तों इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कर व्यय संदर्भित करता है। ए, करों से बचने के लिए निगमों के तुलन पत्र पर दर्शाए गए व्यय को। बी, कर संग्रह में सरकार द्वारा किए गए व्यय को। सी, कर और प्रशासनिक अनुपालन के लिए फर्मों द्वारा किए गए व्यय को। डी, रियायती दरों पर कर लगाने के अवसर लागत को। तो इन्हें से बताना दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो कर व्यय होता है उसमें दोस्तों होता क्या है कि जो देश के करदाता होते हैं उनको प्राप्त जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो सब्सिडी के विस्तार को दर्शाया जाता है उसमें। और जो इसमें होता क्या है कि रियायती दरों पर जो कर लगाने के आवश्यक जो लागत होते हैं उसको दर्शाया जाता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अपस्फीति और अपस्फीति के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। पहला, जहां अपस्फीति संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समान कीमत स्तरों में कमी है, वहीं अपस्फीति मुद्रास्फीति की दर में कमी है। दूसरा, अपस्फीति से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, जबकि अपस्फीति से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें दिया है दोस्तों कि पहला, जहां अपस्फीति संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समान कीमत स्तरों में कमी करती है, वहीं अपस्फीति मुद्रास्फीति जो होती है उसमें कमी करती है। यानी कि दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा, अपस्फीति से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, जबकि अपस्फीति से मुद्रा का मूल्य दोस्तों कम हो जाता है। यानी कि दोस्तों अब इसको आप याद कैसे करेंगे? अपस्फीति, अप यानी दोस्तों होता है ऊपर, और अब यानी कि नीचे, अब यानी कि अब नीचे आ जाओ, अप यानी ऊपर, और उसके बाद जो दूसरा शब्द आएगा अब वो हो जाएगा नीचे, यानी कि कम हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे विधि का शासन सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा, देशों द्वारा व्यवहार में विधि के शासन का अनुसरण किस सीमा तक किया जाता है, यह उसकी एक विस्तृत और व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला दिया है कि जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, इसमें बताना है कि इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इसे एमनेस्टी द्वारा ना करके दोस्तों इसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि देशों द्वारा व्यवहार में विधि के शासन का अनुसरण किस सीमा तक किया जाता है, यह उसकी एक विस्तृत और व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें होता क्या कि इसमें एक प्रकार से 8 कारक इसमें सम्मिलित किए जाते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है और उनके बारे में सूचकांक निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से विधि का शासन सूचकांक जो है उसमें किस प्रकार से कानून का पालन किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में भी केवल 2। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक को ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधारी के अंतर्गत ऋण माने जाने योग्य है? ए पहला शिक्षा, दूसरा नवीनीकरण ऊर्जा, तीसरा आवास और चौथा कृषि। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4,
सी केवल 1 2 और 4, डी 1 2 3 और 4। तो इन्हें से बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो जो पहला दिया शिक्षा जो है वो उधारी के अंतर्गत ऋण माने जाते हैं, ये बिल्कुल सही। नवीनीकरण भी माना जाता है, आवास और कृषि भी माना जाते हैं, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा कि 1 2 3 और 4 हो जाएगा। अब जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि वास्तविक विनिमय दर घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। दूसरा है कि मौद्रिक विनिमय दर घरेलू वस्तु के संदर्भ में विदेशी वस्तु की सापेक्ष कीमत है। तीसरा है कि वास्तविक विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला दिया है कि वास्तविक विनिमय दर जो होती है घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविक विनिमय दर ना होकर दोस्तों इसे मौद्रिक विनिमय दर जो होती है वो विदेशी मुद्रा की एक इकाई होती है दोस्तों। और दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि मौद्रिक विनिमय दर जो होती है घरेलू वस्तुओं के संदर्भ में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत होती है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों। और तीसरा दिया कि वास्तविक विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करती है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा केवल 3। अब देखते हैं दोस्तों अपन जो ऊपर दिया है कि वस्तु विनिमय जो है वास्तविक विनिमय दर जो है उसमें घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की कीमत न होकर किसको किया गया है दोस्तों, उसमें वस्तु को किया गया। तो इसको दोस्तों याद कैसे करेंगे? देखिए वास्तविक विनिमय, वास्तविक जैसे शब्द आएगा विनिमय तो उसमें वस्तु ही आएगी, और दोस्तों जैसे मौद्रिक आएगा तो उसमें क्या आ जाएगी दोस्तों, मुद्रा आ जाएगी, यानी कि जैसे मुद्रा आएगी तो उसमें मुद्रा ही आएगी, और वास्तविक आएगा तो उसमें वस्तु से संबंधित जो घरेलू संदर्भ है वो आएगा दोस्तों। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 75 है कि निम्नलिखित में से किन्हें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पहला दिया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तीसरा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, और चौथा दिया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1 2 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा सही आंसर है। अब दोस्तों अपन देखते हैं जो महारत्न होता है दोस्तों ये क्या कहलाता है। दोस्तों ये जो होती है इसमें एक जो उद्यम होते हैं उसकी कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए इसकी पहचान की जाती है कि ये कौन से रत्न हैं, यानी कि रत्न भी होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक महारत्न है तो दोस्तों इसमें दिया ये, दूसरा होता है नवरत्न होता है, और तीसरा होता है दोस्तों मिनी रत्न होते हैं। अब दोस्तों इनकी तीनों की कंडीशन अलग अलग है। महारत्न में दोस्तों क्या क्या इसकी कंडीशन होती है तब वो महारत्न जो लिमिटेड है वो कहलाएगा उद्यम जो है। तो इसमें दोस्तों अपन देखिए सबसे पहले कंडीशन होती है कि उसका जो नवरत्न का दर्जा उसको होना चाहिए, और दोस्तों उसका जो विगत 3 वर्षों में के दौरान जो उसका 25,000 करोड़ का उसका कम से कम कारोबार होना चाहिए, और 3 वर्षों के दौरान उसका जो औसतन निवल संपत्ति वो कम से कम 15,000 करोड़ का होना चाहिए, और 3 वर्षों के दौरान ही जो उसका कर पश्चात निवल लाभ है वो 5,000 करोड़ का होना चाहिए, तभी वो महारत्न में आता है दोस्तों। यानी कि अब अपन देखिए इसमें जो पहला दिया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये दोस्तों तीनों शर्त लागू करता है। ये महारत्न भी है यानी कि ये नवरत्न भी है, और 25,000 करोड़ जो है उसका कारोबार भी है, और 15,000 करोड़ का जो निवल संपत्ति है, और 5,000 करोड़ का इसके जो है वो पश्चात यानी वार्षिक कर के पश्चात वो इसका जो खुद का लाभ है वो दोस्तों 5,000 करोड़ का खुद का लाभ है। और दोस्तों इसमें जो दूसरा दिया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि एरोनॉटिक्स क्योंकि दोस्तों जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये दोस्तों महारत्न ना होकर इसको दोस्तों नवरत्न की सूची में रखा गया है। और दोस्तों तीसरा दिया है कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम जो है ये दोस्तों इसको न तो महारत्न में रखा गया है और ना नवरत्न में, तो दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ मिनी रत्न में रखा गया है दोस्तों, क्योंकि इसका कारोबार बहुत कम है। और दोस्तों इसमें जो चौथा दिया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोस्तों महारत्न में रखा गया है इसको, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी केवल 1 और 4 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76 है कि चल निधि समायोजन सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपलब्ध है। दूसरा कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए केवल केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी
एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही। अब अपन दोस्तों इसमें आया शब्द कि चल निधि समायोजन सुविधा क्या कहलाता है। तो चल निधि समायोजन सुविधा जो दोस्तों होती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी कि आरबीआई बस को छोड़कर इसमें प्राथमिक डीलर की जो होते हैं उनको प्रदान की गई ये सुविधा होती है। यानी कि दोस्तों इसमें पहला दिया कि केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको जो है ये प्राथमिक जो डीलर होते हैं उनको ये प्रदान की गई। और दोस्तों दूसरा दिया है कि यह सुविधा जो है का लाभ उठाने के लिए केवल केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका केंद्र न होकर दोस्तों इसको राज्य सरकार भी इसका उपयोग कर सकते हैं उधार लेने के लिए। यानी कि डी हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो। अब अपन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के संबंध में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता यानी कि बीटीआई यानी कि बिटिया प्रायः निम्नलिखित में से किन देशों या संगठनों के संदर्भ में देखा जाता है। ए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी यूरोपीय संघ और डी दक्षिण कोरिया। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें देखिए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के संबंध में अपन को बताना है कि जो द्विपक्षीय समझौता है वो किस किसके साथ किया था। तो भारत ने दोस्तों वो यूरोपीय संघ के साथ किया था, ताकि जो टीका है एवं उपचार है उसकी चिकित्सा को उन्नत किया जा सके। ये दोस्तों 2007 में किया गया था, रूस के साथ किया गया था, और इसको अभी हाल ही में बातचीत जो थी इसकी आरंभ की गई थी दोस्तों अभी। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका दोस्तों सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यूरोपीय संघ के द्वारा ये संगठन देखा जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग है। पहला चिकित्सीय रोग निदान में, दूसरा कला और सांस्कृतिक धरोहर कलाकृतियों की जांच करने में, तीसरा खनिजों के सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। तो इन्हें से दोस्तों बताना है आपको कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अभी हाल ही में दोस्तों मुंबई में स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर जो है उसका नाम चेंज करके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रख दिया था, क्योंकि दोस्तों हाल में कोविड-19 के कारण यहाँ पे दोस्तों होता क्या था कि जो लार के नमूने हैं उसमें मौजूद आरएनए हैं उसके विषाणु को पता लगाया जाता था, और उसी से पता चल जाता था कि कौन व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है और कौन व्यक्ति नेगेटिव है, तो तुरंत ही उसमें पता चल जाता था। और दोस्तों इसमें यानी कि चिकित्सा रोग निदान में किया जाता है, ये दोस्तों बिल्कुल सही। और दोस्तों इसमें दूसरा दिया है कि कला और संस्कृति के धरोहर कलाकृतियों की जांच करने में, तो ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि जो कला है संस्कृति उसमें जो पात्र मिलते हैं, जो उसमें चीजें मिलती है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो यानी धातु के जो पात्र होंगे उसमें दोस्तों जंग लगा रहेगा, जंग के लगने के कारण ही पता चल जाता है कि वो कितने साल पुराना है, वो दोस्तों रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही पता चल जाता है। और दोस्तों इसमें तीसरा दिया है कि खनिजों के सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें खनिजों का सूक्ष्म परीक्षण भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से किन उद्योगों को प्रमुख उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला कोयला, दूसरा ऑटोमोबाइल, तीसरा विद्युत और चौथा रियल एस्टेट्स। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, दो और चार, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो, तीन और चार। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। शब्द कि प्रमुख उद्योग, तो प्रमुख उद्योग दोस्तों क्या होते हैं। प्रमुख उद्योग के रूप में उन उद्योगों को दोस्तों वर्गीकृत किया जाता है जो अन्य उद्योग की रीढ़ की हड्डी होते हैं दोस्तों, यानी कि उनके बिना यदि ये दोस्तों ना होंगे तो उनके बिना अन्य उद्योग नहीं चल पाएंगे दोस्तों। तो अब अपन देखिए कि जो भारत में दोस्तों, भारत में मात्र 8 उद्योग ही हैं जिनको प्रमुख उद्योग के रूप में दर्जा प्रदान है दोस्तों। तो इनमें से दोस्तों जो पहला है वो कोयला है, और दूसरा जो है दोस्तों विद्युत उत्पाद, तीसरा कच्चा तेल, चौथा प्राकृतिक गैस, पांचवा तेल शोधन, छठवां खाद्य, सातवां इस्पात और आठवां जो है दोस्तों सीमेंट उद्योग है। इन उद्योगों को इन उद्योगों को दोस्तों रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी कि प्रमुख उद्योग माना जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, केवल एक और तीन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हाल ही में सुर्खियों में रही भारत में धरोहरों के प्रबंधन में सुधार रिपोर्ट जारी की गई है। ए नीति आयोग द्वारा, बी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, सी पर्यटन मंत्रालय द्वारा और डी कला और संस्कृति विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास द्वारा। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें दिया है कि
भारत में धरोहरों के प्रबंधन में सुधार। तो दोस्तों सुधार लाना तो क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, अपन को एक नीति बनानी पड़ेगी, यानी कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नीति आयोग द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि स्वतंत्रता उत्तर भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला को प्रस्तुत किया गया था। ए, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु, बी, विभिन्न भारतीय राज्यों के मध्य निधियों के हस्तांतरण हेतु, सी, पहली जनगणना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु, और डी, अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला है ये दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये दोस्तों जो पंचवार्षिक योजना है उसकी जो चौथी पंचवार्षिक योजना है दोस्तों, इसमें इसको अपनाया गया था, और यदि लागू किया गया था तो वो दोस्तों तीसरी पंचवार्षिक में इसको लागू किया गया था। और दोस्तों अपन देखें कि इसमें काम क्या होता है दोस्तों, क्यों प्रस्तुत किया गया था। तो ये दोस्तों विभिन्न भारतीय राज्यों के मध्य जो निधियों को हस्तांतरण हेतु किया गया था दोस्तों, क्योंकि होता क्या था उसमें कि जो इस प्रकार की उसमें निधियां बनती थी कि उसमें किसी भी प्रकार से उनको सहयोग प्राप्त नहीं होता था दोस्तों। इसलिए फिर क्या आया कि गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला लाया गया। उसमें फिर हुआ क्या कि विभिन्न राज्यों को विभिन्न प्रकार की निधियां इसमें उनको मिलने लगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत द्वारा किस देश के साथ उन्नत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी यानी पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी की शुरुआत की गई है। ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, जापान, सी, रूस, और डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से दोस्तों बताने की कौन सा आंसर इसका सही। तो दोस्तों इसमें शब्द आया कि स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी। तो स्वच्छ कौन रहेगा दोस्तों, जो अमीर होगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 है कि मुद्रास्फीतिकारी अंतराल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह वास्तविक जीडीपी के मौजूदा स्तर और पूर्ण रोजगार के स्तर पर संचालित किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी के मध्य अंतर का एक माप है। दूसरा दिया कि मुद्रा स्फीतिकारी अंतराल मांग में आई कमी का परिणाम है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन दोस्तों इसमें बताना कि मुद्रा स्फीति अंतराल के संदर्भ में बताना है। तो ये दोस्तों एक वास्तविक जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा स्तर और पूर्ण रोजगार के स्तर पर संचालित किसी अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद के मध्य अंतर का एक मापन है दोस्तों, यानी कि इसका जो पहला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया कि मुद्रा स्फीतिकारी जो है अंतराल मांग में आई कमी का परिणाम है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों मुद्रा स्फीति शब्द है तो यानी कि इसमें जो वृद्धि है उसका परिणाम है दोस्तों, ना कि कमी का परिणाम है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में एक, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत में पेटेंट संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पेटेंट अनिश्चित अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। दूसरा कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पेटेंट संपूर्ण विश्व में प्रभावी होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से बताना दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही। तो अब हम देखिए दोस्तों जो पेटेंट संरक्षण अधिकार होता है ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों पेटेंट अनिश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इसको लगभग 20 वर्ष तक के लिए इसको प्रदान किया जाता है। और ये दोस्तों किसको प्रदान किया जाता है, ये जो दोस्तों किसी आविष्कार के लिए प्रदान किया गया एक सामुदायिक अधिकार होता है, जो सरकार द्वारा पेटेंट धारी को उसके उत्पाद के आविष्कार के संदर्भ में पूर्ण प्रकटीकरण के बदले एक निश्चित अवधि के रूप में प्रदान किया जाता है। और वो निश्चित अवधि दोस्तों क्या 20 वर्ष के लिए इसको प्रदान किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो दूसरा दिया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पेटेंट संपूर्ण विश्व में प्रभावी होगा, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पेटेंट जो होते हैं वो उसी के देश तक के लिए प्रभावी होते हैं। यदि रूस देगा तो वो भी उसके जो पेटेंट है वो उसी के देश तक, यानी कि जो दोस्तों पेटेंट होते हैं वो उसी के देश तक सीमित होते हैं, ना कि विश्व के में प्रभावी रहते हैं वो, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि यह भारत में मुद्रा स्फीति के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करती है। दूसरा दिया कि आरबीआई का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही। तो मौद्रिक नीति समिति है जो दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो मौद्रिक जो नीति होती है इसमें दोस्तों होता क्या कि ब्याज दर जो होती है वो निर्धारित करने का एक उत्तरदायी है दोस्तों। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि कम से कम 4 बार इसको आयोजित किया जाता है एक वर्ष में दोस्तों। और इसमें दोस्तों बताना कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो है यह है भारत में मुद्रा स्फीति के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करती है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों इससे किसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। और दोस्तों जो इसमें दूसरा दिया है कि आरबीआई का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसका
इसमें बताना है कि लेकिन कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर एक, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो गवर्नर होता है दोस्तों, इसमें जो 4 वर्ष के लोग जो इसमें इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो जिस व्यक्ति इसमें मनोनीत किया जाता है वो उसको 4 वर्ष के लिए किया जाता है। उसकी जो आयु होती है उसकी 70 वर्ष से कम आयु उसकी नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इसमें एक बार मनोनीत हो जाते हैं वो दोबारा इसमें मनोनीत नहीं होते। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल एक जो है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है कि आयात प्राशुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि मूल अनुसार प्राशुल्क आयातित वस्तुओं पन्नों के मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में आरोपित किया जाता है। दूसरा है कि आयात की प्रति इकाई पर एक निश्चित प्रभार के रूप में एक विशिष्ट प्रशुल्क आरोपित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, इसमें आया है आयात प्राशुल्क। तो ये दोस्तों क्या कहलाता है? आयात प्राशुल्क दोस्तों मतलब कि आयात की जाने वाली वस्तु पर जो आरोपित किया जाता है कर, वो कहलाता है दोस्तों आयात प्राशुल्क। और दोस्तों इसमें दूसरा और जो आयात प्राशुल्क होता है दोस्तों उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है मूल्य अनुसार प्राशुल्क और दूसरा होता है दोस्तों कि विशिष्ट प्राशुल्क होता है। और मूल अनुसार प्राशुल्क जो होता है दोस्तों आयातित वस्तुओं या पन्नों के मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में आरोपित किया जाता है। तो ये बिल्कुल दोस्तों सही है। और दोस्तों इसमें जो दूसरा है कि आयात की प्रति इकाई पर एक निश्चित प्रभार के रूप में एक विशिष्ट प्रशुल्क आरोपित किया जाता है। तो ये वाला भी दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एक और दो दोनों हो जाएगा। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो शब्द आया कि मूल अनुसार प्राशुल्क और विशिष्ट प्राशुल्क, इन दोनों में दोस्तों क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों अब अपन देखिए जो मूल अनुसार प्राशुल्क ये एक उसमें टैक्स लगाया जाता है। यानी कि जैसे लग्जरी कार हो गई उसमें दोस्तों की 28% है, यानी कि मूल्य के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। यानी कि यदि कोई कार है उसका यदि टैक्स उसकी कीमत जो यदि 10 लाख है तो उसमें कम से कम 28% यानी कि 2.8 लाख रुपए बस उसका दोस्तों क्या हो जाएगा मूल्य अनुसार प्राशुल्क यानी कि टैक्स लग जाएगा, उसका जीएसटी टैक्स लग जाएगा। और दोस्तों अपन देखें कि जो विशिष्ट मूल्य अनुसार और मूल विशिष्ट प्रशुल्क है और मूल अनुसार प्रशुल्क जो है ये दोस्तों दोनों क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। और ये जो मूल अनुसार प्रशुल्क होते हैं दोस्तों ये इसमें जो शब्द है कि एड वैलोरम ट्रैफिक जो है इसका मतलब ही दोस्तों होता है कि मूल्य के अनुसार टैक्स लगाना। इसी प्रकार इसलिए उसका नाम रखा है मूल्य अनुसार शुल्क रखा गया। और दोस्तों इसमें विशिष्ट प्राशुल्क में होता क्या है कि विशिष्ट प्राशुल्क में जो वस्तु पर कर लगाया जाता है दोस्तों वो वस्तु की मात्रा के अनुसार कर लगाया जाता है, जबकि मूल अनुसार पर जो कर लगाया जाता है वो उसके मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। यदि किसी के 10 लाख है तो उसमें 2.8 लाख रुपए उसको टैक्स बस चला जाएगा दोस्तों। और अब अपन देखिए जो इसका मूल अनुसार का जो टैक्स यानी मूल अनुसार जो है उसका उदाहरण क्या है दोस्तों, तो उसका उदाहरण हो गया जैसे कि जीएसटी हो गया, वो एक सबसे अच्छा उदाहरण है मूल अनुसार प्रशुल्क का। और अपन देखें कि जो विशिष्ट प्रशुल्क है उसका क्या है दोस्तों, तो उसमें जो पेट्रोलियम और मध्य पदार्थ हो गए उसमें जो उत्पाद होते हैं उसमें जो शुल्क लगाया जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग मात्रा के अनुसार उस पर शुल्क लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल एक और दो इसका सही आंसर है। अब बन जाए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी राजस्व घाटे को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित करता है? यह राजस्व घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है। दूसरा बी नंबर है कि यह राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन संबंधी अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है। सी नंबर है कि यह राजस्व घाटे में से वेतन और पेंशन पर किए गए व्यय को घटाने से प्राप्त होता है। डी है कि यह राजस्व घाटे में से प्राप्त बाह्य अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब अपन को बताना है कि इसमें जो राजस्व घाटे हैं वो किसके घटाने से दोस्तों प्राप्त होता है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि राजस्व घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। यह राजस्व और दूसरा जो है यह राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन संबंधी अनुदान को घटाने पर प्राप्त किया जाता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दोस्तों तीसरा और चौथा भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका बी हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खसरा एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु के रोग है। दूसरा जो है WHO द्वारा भारत को खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए खसरा एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु के रोग है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीवाणु के रोग ना होकर दोस्तों विषाणु जनित रोग है दोस्तों। और इसमें जो दूसरा है कि यानी कि दोस्तों पहला सही हो गया, दूसरा है कि WHO द्वारा भारत को खसरा मुक्त किया गया, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। भारत ना होकर दोस्तों श्रीलंका और मालदीव जो है इसको घोषित किया गया है, इसको जो है मुक्त घोषित किया गया खसरा मुक्त। अब दोस्तों खसरा मुक्त घोषित कब किया जाता है? दोस्तों यदि लगातार 3 वर्षों में उस देश में किसी भी एक भी यदि खसरा से संबंधित जो केस है वो यदि नहीं आता, तो वो दोस्तों देश हो जाता है खसरा मुक्त देश हो जाता है। और दोस्तों इसमें होता क्या कि जो भारत है दोस्तों खसरा मुक्त नहीं, क्योंकि भारत जो है दोस्तों चौथे नंबर का सबसे बड़ा संक्रमण जो है वो देश है। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सामविधि के चलनिधि अनुपात यानी कि SLR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि SLR को नकदी, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखा जा सकता है। दूसरा है कि SLR रिजर्व को बैंक स्वयं अपने पास रखता है, ना कि RBI के पास। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तीन से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि सामरिक चलनिधि जो है वो उसमें नकदी, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसमें दूसरा है कि SLR रिजर्व जो है को बैंक स्वयं अपने पास रखता है, ना कि RBI के पास देता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसे बैंकिंग विनिमय अधिनियम यानी कि 1949 के अंतर्गत गठित किया गया है। दूसरा कि यह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हुए कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाली रेखांकन और रेखा परीक्षा नीतियों एवं मानकों की अनुशंसा करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग जो प्राधिकरण है दोस्तों, ये क्या कहलाता है दोस्तों? इसमें होता क्या है कि दोस्तों कि इसको 1 अक्टूबर 2018 को जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अनुसार इसको लागू किया गया था, ना कि बैंकिंग अधिनियम 1949 के द्वारा। तो यानी कि दोस्तों इसका जो पहला है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और जो दोस्तों दूसरा है कि यह केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली रेखांकन और रेखा परीक्षा नीतियों एवं मानकों की अनुशंसा करता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में बी केवल 2 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियों पर विचार कीजिए। पहला कर राजस्व, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, तीसरा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली और चौथा है कि विदेश से प्राप्त ऋण। तो इनमें से बताना कि उपरोक्त प्राप्तियों में से कौन सी भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो अब अपन को बताना कि राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो क्या है दोस्तों? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि राजस्व जो कर प्राप्तियां होती है दोस्तों वे क्या होते हैं। राजस्व कर प्राप्ति मतलब की है कि जो सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती। यानी कि इनमें दोस्तों होता है कि सरकार द्वारा जो कर होते हैं वो उत्पाद या शुल्क के रूप में लिया जाता है दोस्तों। यानी कि जो पहला है कि कर के रूप में लिया जाता है, ये दोस्तों बिल्कुल सही। और दूसरा है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर जो ब्याज मिलता है दोस्तों वो भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए केवल 1 और 2 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो दूसरा है और जो तीसरा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली होती है, और विदेश से प्राप्त जो ऋण होता है वो दोस्तों होता है परिसंपत्ति प्राप्तियां होती है, ना कि राजस्व प्राप्तियां होती हैं। अब अपन देखिए दोस्तों जो पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं वो दोस्तों क्या कहलाती है। पूंजीगत प्राप्तियां जो होती है दोस्तों सरकार द्वारा लिया गया ऋण होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है कि स्वदेश पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत कोविड-19 रोग के कारण विदेश से लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण किया जाएगा। दूसरा, आरंभ की गई यह पहल वंदे मिशन का एक भाग है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही। तो अपन देखिए दोस्तों जो स्वदेश है वो जो है आरंभ की गई यानी वंदे मातरम मिशन है, और विदेश से जो व्यक्ति हैं उनको लाने के लिए किया गया है, और उनकी जो है कोविड-19 जो टेस्ट है उसमें भी बताया जाएगा। यानी कोविड-19 रोग के कारण विदेश से लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्र भी किया जाएगा, कि जो वहां से आते हैं जो उनके पास ज्ञान है उसका भी एक चार्ट बनाया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर वो शेयर किया जाएगा। यानी कि जो कंपनी है अपनी यहाँ की कंपनी है उसके साथ शेयर किया जाएगा कि आपको
कौन से कौशल वाला आपको व्यक्ति चाहिए। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय जीडीपी के भाग के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यरत भारत के नागरिक का वेतन। दूसरा, भारत में परिचालित जर्मन कंपनी द्वारा अर्जित लाभ। तीसरा, जापान में परिचालित भारतीय कंपनी द्वारा अर्जित लाभ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 2। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि भारतीय जीडीपी का जो भाग है उसके रूप में उसको दोस्तों किसको सम्मिलित किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि कार्यरत है तो भारत के नागरिक का वेतन होगा, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। यदि वो अमेरिका में यदि कार्यरत है तो वो अमेरिका की जीडीपी में सम्मिलित होगा दोस्तों। और दूसरा कि भारत में परिचालित जर्मन कंपनी द्वारा अर्जित लाभ जो है। अब दोस्तों यदि भारत में यदि परिचालित कंपनी है, भले वो जर्मन की हो, अमेरिका की हो या रूस की हो, लेकिन वो भारत में यदि चल रही है कंपनी तो भारत की जीडीपी के अंदर उसको किया यानी सम्मिलित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जिसमें तीसरा यानी कि दूसरा तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और तीसरा कि जापान में परिचालित जो है कंपनी वो भारतीय कंपनी द्वारा अर्जित लाभ कहलाएगा, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जापान में परिचालित है तो वो जापान की जो जीडीपी उसमें सम्मिलित किया जाएगा, यहाँ वहाँ का लाभ कहलाएगा, ना कि भारत का लाभ कहलाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में भी केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुद्रा परिवर्तनीयता से तात्पर्य बाजार निर्धारित विनिमय दर पर घरेलू मुद्रा को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता से है। दूसरा कि भारत में चालू खाता और साथ ही पूंजी खाता में पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाई गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो मुद्रा परिवर्तनीयता होती है वो होती है कि बाजार निर्धारित में विनिमय दर पर घरेलू मुद्रा को अन्य मुद्रा में और अन्य मुद्रा को घरेलू मुद्रा में। यानी कहने का मतलब है दोस्तों यदि एक व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, यानी एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो मान के चलिए 100 रुपए बराबर मान के चलिए $1 है, तो यदि यहाँ पे 100 रुपए है तो वहां पे वो $1 बस दे के काम चला सकते हैं। और यदि यहाँ के व्यक्ति है और वो यदि अपने देश में आता है तो वो $1 के बदले उसको 100 रुपए मिल जाएंगे दोस्तों। तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा कि भारत में चालू खाता और साथ ही पूंजी खाता में पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाई गई, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि पूर्ण ना होकर दोस्तों इसमें आंशिक परिवर्तनीयता अपनाई गई है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है कि राष्ट्रीय निवेश कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह व्यक्तिगत न होने वाला कोष है जो अवसंरचना परियोजना को दीर्घकालिक पूंजी और उपलब्ध कराता है। दूसरा, इसका वित्तीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय से किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखिए दोस्तों की इसमें जो राष्ट्रीय निवेश कोष है इसके संदर्भ में बताना। पहला है कि यह व्यक्तिगत न होने वाला कोष है जो अवसंरचना परियोजना की दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराते हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये दोस्तों व्यक्तिगत न होके ये व्यक्तिगत होने वाला कोष है दोस्तों, और इसको जो है अवसंरचना परियोजना को दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराता है। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा कि इसका वित्तीय जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय से किया जाता है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका भी हो जाएगा कि केवल 2 हो जाएगा। अब बन जाता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक जनसंख्या अनुपात का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। एक, कार्यशील आयु की आबादी के प्रतिशत के रूप में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या की माप। बी है कि इसे कुल जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या में के रूप में परिभाषित किया जाता है। सी है कि इसे श्रम बल में प्रति 1000 व्यक्तियों पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। और डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब देखिए दोस्तों कि इसमें जो है श्रमिक जनसंख्या के अनुपात में बताना कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है दोस्तों। इसमें जो बी नंबर है दोस्तों कि इसे कुल जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर नियोजित मतलब कि जो कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो रोजगार है, यानी कि जिनके पास रोजगार उपलब्ध है, जो कार्य कर रहे हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों नियोजित व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा दोस्तों। नंबर 98, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस श्रेणी में उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले घरेलू सब्सिडी और समर्थन उपाय शामिल होते हैं। हालांकि कृषि
में इन सब्सिडियों के तहत किसानों को अपने उत्पादन को सीमित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सब्सिडी को संदर्भित किया जा रहा है? ए अंबर बॉक्स, बी रेड बॉक्स, सी ग्रीन बॉक्स और डी ब्लू बॉक्स। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें कह रहा है कि विकृत करने वाली जो घरेलू सब्सिडी है और समर्थन उपाय जो है उनको शामिल होते हैं, और इसमें जो है कृषि के इन सब्सिडियों के तहत किसानों को इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया गया है दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए अंबर बॉक्स है दोस्तों, क्योंकि अंबर बॉक्स में दोस्तों जो उत्पादन और व्यापार है उनकी सब्सिडी को तो शामिल किया गया है, लेकिन जो कृषि सब्सिडी है उनको शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों जिसमें रेड बॉक्स है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? जो दोस्तों रेड बॉक्स होता है, रेड बॉक्स का मतलब है कि जो व्यापार और उत्पादन जो है विकृति को पूर्णतः इसमें निषिद्ध किया गया है। और दोस्तों जो ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स में कहने का मतलब है कि इसमें अनुमति दी गई कि आप उत्पादन कर सकते हैं किसी भी तरह से। और जो अंबर जो बॉक्स है इसमें दोस्तों अपन देख लिए कि इसमें किसान जो है उसकी सब्सिडी शामिल नहीं की गई। और जो ब्लू बॉक्स है दोस्तों, ब्लू बॉक्स में क्या होता है? ब्लू बॉक्स में ऐसी अनुमति जो होती है वो बहुत कम निर्धारित की जाती है, यानी कि ना के बराबर इसमें निर्धारित की जाती है। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी वस्तु के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में अंतिम वस्तु बनने हेतु आवश्यक विशेषता या विशेषताएं हैं? वह उपभोग वस्तु के रूप में होनी चाहिए। दूसरा, वह आर्थिक प्रक्रिया में किसी और रूपांतरण से नहीं गुजरनी चाहिए। तीसरा, उनकी प्रकृति गैर टिकाऊ होनी चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 3। तो इन्हीं से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि पहला दिया है कि वह उपभोग वस्तु के रूप में होनी चाहिए, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों जब अंतिम वस्तु होगी, क्योंकि इसमें बात हो रही है अंतिम, तो अंतिम जब वस्तु आएगी तो वो दोस्तों किसके पास आएगी? उपभोक्ता के पास आएगी, ना कि उपभोग वस्तु के रूप में होनी चाहिए, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें दूसरा दिया कि वह आर्थिक प्रक्रिया में किसी और रूपांतरण से नहीं गुजरनी चाहिए, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि वो किसी और प्रक्रिया से गुजरेगी तो वो उपभोक्ता तक नहीं आ पाएगी, यानी कि अंतिम वस्तु कहलाएगी ही नहीं। और दोस्तों इसमें जो तीसरा है कि उनकी प्रकृति गैर टिकाऊ होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यदि उनकी गैर टिकाऊ होगी तो वो उनकी बिकेगी कैसे? वो अंतिम वस्तु कहलाएगी ही नहीं, तो वो तो वो अंतिम वस्तु न होकर दोस्तों प्रारंभिक वस्तु ही कहला जाएगी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए केवल 2 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन में उत्पादन कर सम्मिलित नहीं होता है और जिस पर उपलब्ध उत्पादन सब्सिडी समाविष्ट होती है। दूसरा, बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन और उत्पाद दोनों कर सम्मिलित होते हैं तथा उत्पादन और उत्पाद सब्सिडी दोनों ही शामिल नहीं होते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखिए कि इसमें जो दोस्तों की आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन में उत्पादन कर सम्मिलित नहीं किया जाता, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि आधारभूत में जो इसका जो मूल्य वर्धन जो होता है उसको जो है वो सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कि बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद से उत्पादन और उत्पाद दोनों कर सम्मिलित होते हैं, ये था उत्पादन और उत्पाद जो है सब्सिडी दोनों ही शामिल नहीं होते, यानी कि दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में बी हो जाएगा बिल्कुल सही।